Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फिर से दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे। फिलॉसफी ऑनर्स के पार्ट 2 के पेपर 4 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी है वो, और उसमें प्रश्न उत्तर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कुछ प्रश्न है मुख्य, उसके आंसर क्या होंगे एक फॉर्मेट में, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे संक्षेप में ही। तो प्रश्न है अभी का, देकार्त को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक कहा जाता है, क्यों? आधुनिक पाश्चात्य दर्शन जो है इसके पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं देकार्त को। तो ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, उनकी क्या क्या देन ऐसी है, उनकी क्या क्या उपलब्धि ऐसी है जिनके कारण उनको पिता कहा गया, फादर कहा गया। तो इस पर चर्चा करनी है। इसी को पूछा जाता है कि डेस्कार्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, व्हाई? एक्सप्लेन हिज कंट्रीब्यूशन। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस पर चर्चा करिए, उसको विस्तार से बताइए। तो देखते हैं हम लोग मुख्य क्या क्या बातें हैं जो उन्होंने किया, उनके पहले किसी और ने नहीं किया, उनकी क्या उपलब्धि रही है उसको हम लोग देखते हैं। आधुनिक दर्शन देकार्त की देन से दबा हुआ है, बोझ तले। यानी देकार्त ने इतना काम किया है कि आधुनिक दर्शन यहाँ पर वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, पश्चात दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो उनका देन है वो इतना ज़्यादा है हर क्षेत्र में कि उनका कर्ज कभी चुका नहीं पाएगा, उनके कर्जों तले दबा हुआ है। इन्होंने पहली बार दर्शन के क्षेत्र में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कि कोई ज्ञान हो और वो ज्ञान अकाट्य हो, निश्चित ज्ञान हो, इसके लिए नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया। जो कि परंपरा से विधि चलते आती है उससे अलग हट करके काम करने का प्रयास इन्होंने किया, और काम किया भी, और वो सक्सेसफुल रहा। लोगों ने उनकी बात को माना, सराहा। तो नवीन पद्धति का, नए नए टेक्निक का इन्होंने प्रयोग किया। तो नए टेक्निक का प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब आपको पुराने हर एक टेक्निक का पता हो। तो पहले इन्होंने क्या किया होगा, आप सोच सकते हैं कि उस समय जो विधियाँ उपलब्ध रही होगी उन सबका इन्होंने अध्ययन जरूर किया होगा, और फिर उसमें क्या कमी है उसको दूर करने का प्रयास समझ करके किया गया होगा ना। पहले तो कमी समझेगा, उसकी क्या खासियत है ये समझा जाएगा, और फिर तब नया चीज़ का आविष्कार किया जाता है। तो ये प्रोसेस इन्होंने भी जरूर किया होगा। इन्होंने तर्कशास्त्र, लॉजिक जिसको कहते हैं, रीजनिंग, ज्यामिति जिसको ज्योमेट्री कहते हैं, बीज गणित, अंक गणित का गहरा अध्ययन किया। इन सब का पहले अध्ययन किया और डीप नॉलेज रखा, इसका बहुत डीप में जाकर के अध्ययन किया। अध्ययन से ये शास्त्र अधूरे प्रतीत हुए। जब इसके बारे में गहराई से अध्ययन किया तब उनको पता चला कि बीज गणित, अंक गणित, ज्यामिति, ये सब का ज्ञान जो है वो अभी अधूरा है। बहुत खोज की संभावना करने उसमें है, बहुत संभावना है उसमें खोज करने की। तार्किक विधि में मानते हुए आधार वाक्य से जो निष्कर्ष निकालते हैं, तर्क की विधि जो होता है उसमें एक वाक्य आधार वाक्य, दो वाक्य आधार वाक्य होता है। उन दो वाक्यों के आधार पर तीसरे वाक्य का निष्पादन किया जाता है, निर्णय के रूप में निकाला जाता है। तो कहा गया कि ये जो आधार वाक्य से जो निष्कर्ष निकालते हैं वे नए ज्ञान की अपेक्षा उन्हीं तथ्यों की व्याख्या करते हैं। दो स्टेटमेंट से, दो जो सेंटेंस होते हैं उससे तीसरे सेंटेंस को हम निकालते हैं, लेकिन ये कोई नया ज्ञान नहीं होता है। वो जो तीसरा ज्ञान हम निकालते हैं वो उन दोनों में पहले से ही छिपा रहता है। हम क्या करते हैं, उसी को उजागर करते हैं, मतलब नए ज्ञान की स्थापना नहीं करते हैं। तो यही कहा गया कि हम उन्हीं तथ्यों की व्याख्या करते हैं जो हमको पहले से ही ज्ञात होता है। जहाँ तक ज्यामिति का प्रश्न है,
वह अपने संकेतों की सीमा में बहुत ही दुर्बोध और मन को थकाने वाला है। ज्यामिति में आप लाइनिंग देखेंगे, स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पॉलीगोनल, कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो उसमें आप क्या क्या देखते हैं कि पूरी तरह से स्पष्ट बात नहीं रहती है। समझने के लिए आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है, और इसीलिए कहा गया कि थकाओ भी उबाओ भी होता है। बीजगणित अपने नियमों और सूत्रों में अस्पष्ट और अग्राह्य होते हैं। बीजगणित का जो सूत्र होता है, आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे लोग उसको भूल जाते हैं, उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं, उसके आधार पर सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। मैथ से लोग डरते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो अस्पष्ट होते हैं और अग्राह्य होते हैं। आसानी से ग्राह्य, आसानी से एक्सेप्ट होने वाला वो नहीं होता है। लोग जब उस पर दिमाग लगा के पढ़ता है छात्र से, तब ठीक वो याद होता है, समझ में आता है, आसानी से नहीं होता है। डेकार्त ने जिस पद्धति का आविष्कार किया, इन सब का अध्ययन करने के बाद जिस पद्धति का आविष्कार किया, उसमें इन उपयुक्त शास्त्रों के गुणों का पूरा समावेश था। तो ये सब जितने गुण थे इसमें, उस गुण का उन्होंने उसमें ध्यान रखा, और जो गुण अवगुण था उसको दूर करने का प्रयास करेगा ना लोग, जब भी कोई नया ज्ञान होता है। जैसे अभी हम गाड़ी देखते हैं, रोड पर कई कार चल रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं। अगर कोई नई गाड़ी आएगी तो कैसी आएगी? जो इस गाड़ी में गुण है, उस गुण को उसमें जरूर रखा जाएगा, उस गुण को और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और जो इसमें खामियां रहेगी उस खामियां को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसा ही इन्होंने भी किया। इन शास्त्रों का स्वरूप जो है निगमनात्मक और विश्लेषणात्मक है। निगमनात्मक क्या है? आगमन और निगमन दो तरह की बातें होती है, दो तरह के शब्द हैं, आगमन और निगमन। आगमन में क्या होता है कि उदाहरण को देखते हैं, पहले हम प्रकृति में घटनाओं को देखते हैं, कई घटनाओं को देख करके उनमें साम्यता स्थापित करते हैं और एक सामान्य नियम बनाते हैं कि नहीं, इस तरह से होता है तो ऐसा होता है। तो ये जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने वाला आगमन होता है। और निगमन में क्या होता है कि नियम पहले ये होता है, नियम पहले सिद्ध किया रहेगा, और उस नियम को सिद्ध करने के लिए कई उदाहरण, कई एग्जाम्पल को हम देखते हैं, और तब पता करते हैं कि नहीं, ये जो नियम कहा गया ये सही है, सत्य है। तो निगमनात्मक पद्धति जो होती है वो विश्लेषणात्मक होता है। वो सिर्फ विश्लेषण करता है, पहले से सिद्ध है वो नियम, पहले से प्रूव्ड है, उसको हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, उससे नया कुछ नहीं निकाल रहे हैं, उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, उसका हम परीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये नियम है। तो बीजगणित में क्या है? सूत्र है दिया हुआ, उस सूत्र को हम जान लेते हैं पहले ही कि a प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। हम पहले ये नियम जान लिए, पहले नियम रट लिए, उसके आधार पर फिर अब कई एग्जाम्पल को उस पर बैठा के देख रहे हैं कि ये फिर बैठ रहा है कि नहीं, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, ये नियम प्रूव्ड है पहले से, अब उसको हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं, हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि सही है कि नहीं। सही तो है ही, तभी तो वो नियम बना हुआ है। तो यहाँ पर हम उस पर कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम उसी को विश्लेषण कर रहे हैं, उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि इन शास्त्रों का स्वरूप, मतलब अभी जो बात हुई थी तर्कशास्त्र, बीजगणित, ज्यामिति, ये सब की जो बातें हैं वो निगमनात्मक पद्धति का है, विश्लेषणात्मक पद्धति का है। वो उसका तरीका विश्लेषण करने मात्र तक है। डेकार्त ने अपने दर्शन में निगमनात्मक पद्धति पर बहुत ही जोर दिया। शुरू में कि हम नियम ये मान लेते हैं, और फिर जोर दिया कि लोग माने तो सही पहले। इसी पद्धति के आधार पर चिंतन सत्ता से ईश्वर और विश्व की सत्ता विशिष्ट होती है। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि पहले हम चिंतन करते हैं अपने लिए, और फिर इस चिंतन का प्रयोग हम उस चीज की व्याख्या करने में उपयोग करेंगे, ईश्वर या और कुछ भी है कि नहीं, विश्व है कि नहीं। परंतु निगमनात्मक का तो ये काम किया, लेकिन स्वयं चिंतन से सत्ता जो है, हम खुद के बारे में जब चिंतन करते हैं, पहले ईश्वर तो हो गया वो निगमनात्मक में व्याख्या करने के लिए, लेकिन खुद की जो चिंतन सत्ता है, अपने बारे में जब जानकारी लेना हो, तो ये कहा गया कि स्वयं चिंतन सत्ता की सिद्धि के लिए, यानी अपनी सिद्धि कि हम हैं, मैं हूँ,
के लिए देकार्त ने बौद्धिक शंका पद्धति का सहारा लिया। शक किया, पहले शंका किया ये है कि नहीं है, नहीं है, मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। इस तरह से आप मैथ में भी देखते होंगे, नेगेटिव मान करके कई बार प्रूव किया जाता है। तो शंका पद्धति का यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया, और यह पद्धति जो शंका पद्धति है विशेषों की छानबीन करके ही एक निश्चित व्यापक विशेष का छानबीन, मतलब जितने उदाहरण है सबका छानबीन किया, सब उदाहरण को एक एक करके ऑब्जर्व किया और उसके आधार पर एक नया नियम बनाया। वही कहा गया कि उसके आधार पर जो है निश्चित और व्यापक सत्य जो सही बात हो, सब में फिट करता हो, चिंतन सत्ता को सिद्ध कर पाती है। इस दृष्टि से देकार्त की शंका पद्धति कैसी हो गई? वो आगमनात्मक पद्धति हो गई, जिसमें हम उदाहरणों के आधार पर नियम को सिद्ध करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है। तो शंका पद्धति जो है वो आगमनात्मक हो गई और संश्लेषणात्मक हो गई। संश्लेषण इसमें क्या गया है? इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें कुछ नया निर्माण हो रहा है। तो नया निर्माण जब आप उदाहरणों के आधार पर करेंगे तो केयरफुली करना होगा। यहाँ पर कुछ आविष्कार हो रहा है, विश्लेषण सिर्फ नहीं हो रहा है, व्याख्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर नया निर्माण हो रहा है। तो ये प्रयोग इन्होंने शंका पद्धति करके, इस शंका पद्धति को अपना करके किया। इस क्रम में विश्लेषणात्मक ज्यामिति के देकार्ती आविष्कार को हम नहीं भूल सकते। कहा गया कि पहले उन्होंने निगमनात्मक पद्धति को ही शुरुआत किया था, तो उनका भी एक अलग योगदान है, उसको हम नहीं भूल सकते हैं। बीजगणित के संकेतों के माध्यम से रेखा गणित की अभिव्यक्ति को ही विश्लेषणात्मक ज्यामिति कहा गया है। बीजगणित में जो संकेत है, जो सूत्र है, उसका प्रयोग आप देखेंगे कि उसका प्रयोग किया जाता है ज्यामिति में भी, और ये प्रयोग करके उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये विश्लेषणात्मक ज्यामिति कहा जाता है। अब देकार्त का महत्व इस बात में है। अब इनका महत्व क्या है? और कि पहली बार गणित जो है, गणित की पद्धति को इन्होंने तत्व मीमांसा में स्थान दिया। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स के रूप में गणित को यहाँ पर इन्होंने पहली बार स्वीकार किया। गणित मैथ जो है वो भी इसी तरह के वास्तविक सत्य की स्थापना करने का प्रयास करता है कि रियलिटी क्या है, इसको जानने का प्रयास करता है। तो पहली बार देकार्त ने ही मैथ को तत्व मीमांसा में, गणित को तत्व मीमांसा में, मेटाफिजिक्स में रखा। उनका लक्ष्य यहाँ पर था कि तत्व मीमांसा को भी गणित की तरह एक यथार्थवादी विज्ञान बना देना। यहाँ पर गणित को तत्व मीमांसा में ला करके तत्व मीमांसा का मान बढ़ाना नहीं था उनका गणित का मान बढ़ाना नहीं था। गणित को लोग, आम लोग भी विश्वसनीय मानते हैं, सत्य मानते हैं, और वो जो डिफिनिट ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसको मानते हैं। तो उसका स्थान तत्व मीमांसा में रख करके तत्व मीमांसा का मान बढ़ाया कि तत्व मीमांसा भी उसी तरह का निश्चित ज्ञान देता है। या ये प्रयास इन्होंने पहली बार किया। आगे इन्होंने क्या कहा कि अपने इनको जो है देकार्त को आधुनिक बुद्धिवाद के पिता कहे जाते हैं। ये क्यों कहा जाता है? इसके लिए देखते हैं कि अपने जिन पद्धतियों के आधार पर देकार्त जो है चिंतन सत्ता को सिद्ध करते हैं कि हम चिंतन करने वाले हैं, यानी कॉजिटो एर्गो सुम का बात, उनमें अंतः निरीक्षण पद्धति का अध्ययन कम नहीं है। कि हम जो है अंतः निरीक्षण करते हैं, हम खुद का निरीक्षण करते हैं, हम खुद का परीक्षण करते हैं, हम अनुभव करते हैं कोई भी चीज़ का, तो हम बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं, पहले अपना अंदर का अनुभव करते हैं। हमारी अपनी अनुभूति कुछ होती है। मेथड ऑफ इनर ऑब्जर्वेशन, हम बाहरी दुनिया को ही देखते रहेंगे तो खुद का अनुभव कब होगा? खुद का अनुभव जो होता है, हमने जो अनुभव ग्रहण किया, हर व्यक्ति एक ही घटना को देखे तो अलग अलग व्यक्ति के मन में अलग अलग बातें आती हैं। तो वो जो बातें हैं वो उस व्यक्ति का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल अनुभव होता है। तो ये जो कहा गया कि अंतः निरीक्षण जब हम करते हैं, अंदर की ओर जब हम आकर के घटना का पुनरावृत्ति करते हैं या देखते हैं, संस्मरण करते हैं, तो वो हमको सही ज्ञान देता है, यानी चिंतन सत्ता को सिद्ध करने की ओर आगे बढ़ाता है। यह पद्धति देकार्त की महत्वपूर्ण देन है।
क्योंकि ऐसे हम जानते हैं कि भारत में इस तरह के चिंतन सत्ता, ध्यान लगाने की सत्ता पहले से है। चूँकि ये पश्चिमी दर्शन के बाद, पाश्चात्य दर्शन की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह की बात नहीं थी। तो वहाँ पर देकार्त ने ही पहली बार चिंतन सत्ता को लाने का प्रयास किया, चिंतन पद्धति को लाने का प्रयास किया शंका पद्धति के माध्यम से। और वो कहा गया कैसे, तो अंतः निरीक्षण करेंगे, हम खुद का निरीक्षण करेंगे, तभी न शंका भी करेंगे और समाधान भी करेंगे। इसके आधार पर ही आत्मा का विश्लेषण हो पाता है। आत्मा की बात करेंगे हम। आत्मा कहीं बाहर में है? आत्मा कहीं कोई वस्तु है जो हम देख सकेंगे? आत्मा तो हमारे अंदर की बात है, हमारे अंदर का जो निरीक्षण कर सकेंगे अगर हम, तो वो आत्मा को हम जान पाएंगे। तो ये इनर ऑब्जर्वेशन कहा गया कि अंतः निरीक्षण पद्धति हमको आत्मा को बताने में मदद करेगा। यानी आत्मा परमात्मा की बात अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको खुद को पहले समझना होगा, यही कहा गया। इसके आधार पर ही आत्मा का विश्लेषण हो पाता है और पता लगता है कि यह सक्रिय है, एक्टिव है। आत्मा जो है हमारे अंदर ही, आत्मा अगर है मानते हैं, चूँकि है ही, तो हम एक्टिव आत्मा के कारण ही है। यानी आत्मा भी एक्टिव है, सक्रिय है, काम कर रहा है। अगर हमारी आत्मा काम नहीं करने वाली होती तो हम कैसे फिर सक्रिय हो पाते? हम भी निष्क्रिय हो जाते, शिथिल पड़ जाते, जैसे जिंदा लाश या लाश जो होता है, आत्मा निष्क्रिय हो गया तो लाश बन गया, जड़ पदार्थ बन गया, अभी हम चेतन हैं। अब कहा गया कि बुद्धि ही अनिवार्य और सार्वलौकिक ज्ञान की स्थापना कर सकती है। हम अंदर का प्रेक्षण कर लिए, अब जो है हम जान गए। तो चिंतन करने के लिए साधन क्या है? हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि चिंतन करने के लिए जो साधन है वो बुद्धि है। बुद्धि से ज्ञान होता है। तो बुद्धि का जो बात हो गया कि बुद्धि सही ज्ञान, सार्वलौकिक ज्ञान, यूनिवर्सल ज्ञान देता है और अनिवार्य ज्ञान देता है। अनुभव के द्वारा जो ज्ञान होता है, बुद्धि और अनुभव दो बात चल रहा है। बुद्धि से ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो सबको मान्य होता है, सार्वलौकिक ज्ञान होता है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक ज्ञान होता है, अनिवार्य ज्ञान होता है। लेकिन अनुभव का जो ज्ञान होता है वो खुद का ज्ञान होता है, पर्सनल ज्ञान होता है, अपने तक सीमित होता है या कुछ लोगों तक सीमित होता है। जैसे कि हमको अनुभव हुआ, इनको अनुभव हुआ, उनको अनुभव हुआ, जिसको जिसको अनुभव हुआ उनका वो ज्ञान हुआ। वो सबका ज्ञान नहीं हो सकता है। अनुभव का ज्ञान सबका ज्ञान नहीं होता है, लेकिन बुद्धि का ज्ञान सबका ज्ञान होता है। ये फर्क यहाँ पर बताए। तो ये कहते हैं अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो सार्वलौकिक नहीं हो सकता और न ही अनिवार्य ज्ञान हो सकता है। सबको जरूरी नहीं कि वो चीज़ उस चीज़ का अनुभव हो जाए। हम जो अनुभव कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सभी लोग वैसा ही उसी रूप में अनुभव करें। अनुभव का संबंध जो है इसीलिए कहा गया कि सभी से न होकर के कुछ से है। कुछ लोगों का अनुभव हो सकता है या होता है। भविष्य से न होकर वर्तमान से मात्र से होता है। अनुभव का संबंध, अनुभव अभी हमको अनुभव हो रहा है तो वर्तमान से होता है। अनुभव होगा हमको ये नहीं कह सकते हम, भविष्य में हमको ये अनुभव होगा ही ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अनुभव का संबंध भविष्य से नहीं वर्तमान से है। संक्षेप में सार्वलौकिक और अनिवार्य ज्ञान बुद्धि के सहज प्रत्ययों से बनता है, ये बात ये कहते हैं। तो यहाँ पर देकार्त बुद्धि पर बहुत जोर दे रहा है। इसीलिए कहा गया कि बुद्धि पर इतना बल देने के कारण, जोर देने के कारण देकार्त को कहा गया कि आधुनिक बुद्धिवाद के ये पिता है। ये इनका जो टाइटल इनको मिला ये बुद्धि पर जोर देने के कारण है। आगे कहा गया कि बुद्धि जो है ज्ञान की जननी है। क्योंकि बुद्धि से यानी बुद्धि साधन के रूप में काम करती है तभी ज्ञान होता है। तो जननी है, माँ है। ये मनुष्य को अपने ज्ञान, उनके स्वरूप, भेद, सीमा आदि पर विचार करना चाहिए। मनुष्य को बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग करके उनको अपने सीमा का कि हमारी क्या सीमाएं हैं, हमारा क्या लिमिटेशन है, इसको जानना चाहिए ताकि हम सही चीज़ का
सही ज्ञान प्राप्त कर सकें। हर चीज़ का ज्ञान तो हमको हो नहीं सकता है, उतना हर चीज़ में हम सक्षम है नहीं। तो हमारी जो योग्यता है उसका हमको आकलन करना चाहिए। विद्यार्थी को अपने योग्यता का आकलन खुद करना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। इन ज्ञानवादी समस्याओं का जन्म पहली बार देकार्त ने दिया। कि ज्ञान का बात करना है तो देकार्त कहते हैं कि हमको ज्ञान का कैसे होगा, तो बुद्धि का प्रयोग करके हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान की कितनी सीमाएं हैं, ज्ञान क्या क्या होता है, किसका किसका होता है, कैसे होता है। तो ये ज्ञान जो है, ज्ञानवादी समस्याएं, ज्ञान से संबंधित समस्याएं जो है, इनका प्रयोग पहली बार देकार्त ने किया है। अतः आधुनिक दर्शन के ज्ञानवादी परंपरा के वे प्रथम व्यवस्थापक हैं, संस्थापक हैं। देकार्त को ज्ञानवादी परंपरा के भी प्रथम संस्थापक माना जाता है। क्योंकि इन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धिवाद के पिता हो गए, और ज्ञान, बुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है तो ज्ञानवाद के भी ये व्यवस्थापक हो गए। प्रथम ज्ञान जो है किसका होता है, तो कहा गया कि प्रथम ज्ञान पहले खुद का होता है, आत्मसत्ता का होता है, अपने सत्ता का होता है। आत्मा के स्वरूप के संबंध में देकार्त आत्मनिष्ठवादी हैं। कहते हैं कि देकार्त की आत्मा का कैसा स्वरूप है, कैसे जानेंगे, कौन जान सकता है। तो कहा गया कि आत्मा का स्वरूप वस्तुनिष्ठ नहीं है। जैसे कि एक कलम है तो इसका जो रूप है वो जैसा हमको दिख रहा है सबको वैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये वस्तु है। तो वस्तुनिष्ठ यानी वस्तु में जिसकी निष्ठता होती है, वस्तु के आधार पर जो निर्णय सब देते हैं, तो वो चूंकि वस्तु नहीं बदल रहा है तो सबका विचार भी एक ही रहेगा, विचार भी नहीं बदलेगा। तो वस्तुनिष्ठ ज्ञान जो है वो यूनिवर्सल होता है। लेकिन आत्मनिष्ठ ज्ञान जो होता है कि हमको जो हो रहा है, हमको जो फीलिंग हो रहा है, तो वो सब व्यक्ति का अलग अलग होता है, अलग अलग हो सकता है। किसी किसी का मिल भी जा सकता है, लेकिन संभावना कम है मिलने का, अलग अलग होने की संभावना निश्चित है। तो यही कहा गया यहाँ पर कि प्रथम ज्ञान जो है आत्मसत्ता का होता है। आत्मा के स्वरूप के संबंध में देकार्त जो है आत्मनिष्ठवादी हैं कि हर व्यक्ति को अपने आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन वो उसको अपने रूप में ही समझता है। उसको वो जैसे बताएगा लोग उसको समझ नहीं सकता है। इनके अनुसार जड़ पदार्थ से अधिक स्पष्ट ज्ञान आत्मा का होता है। अब ये कहते हैं कि आत्मनिष्ठवादी हैं, हम खुद अनुभव करते हैं, तो खुद अनुभव जो हमारे सबसे करीब रहेगा, नज़दीक रहेगा, उसका ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा। जो दूर रहेगा उसका थोड़ा कम अनुभव होगा। तो हमारी आत्मा सबसे हमारे नज़दीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा नॉलेज, सबसे ज़्यादा ज्ञान हमको अपने आत्मा का है। और बाहर की जो वस्तुएं हैं उसका थोड़ा कम नॉलेज है, इससे आत्मा का ज्ञान हमको ज़्यादा होगा ही। यही कहा गया कि बाहर के जो वस्तुएं हैं वही तो जड़ पदार्थ है, तो जड़ पदार्थ से अधिक स्पष्ट ज्ञान आत्मा का होता है। ये कहे दूसरे की आत्मा से। अब फिर कहा गया कि अगर अपनी आत्मा है और किसी अन्य लोगों की आत्मा है, क्या दूसरे की आत्मा का ज्ञान भी हमारी अपनी आत्मा की तरह ही होगा, बराबर ज्ञान होगा, उतना ही मात्रा में ज्ञान होगा? तो कहा गया नहीं, दूसरे की आत्मा से अधिक स्पष्ट ज्ञान अपनी आत्मा का होगा, क्योंकि हम खुद अनुभव कर रहे हैं अपने आत्मा का, या हमारी अपनी आत्मा जो है हमारे ज़्यादा क्लोज है। देकार्त का यह आत्मनिष्ठवाद यानी सब्जेक्टिविज्म आधुनिक दर्शन की मुख्य प्रवृत्ति है। आधुनिक दर्शन का जो प्रवृत्ति है, जो विचारधाराएं हैं, इसकी मुख्य प्रवृत्ति यही आत्मनिष्ठवाद है, सब्जेक्टिविज्म है। और देकार्त ने इसकी स्थापना की है। देकार्त अपने पद्धतियों के आविष्कार और उसके प्रयोग में सर्वथा मौलिक है। इन्होंने जो प्रयोग किए, पहले उसका आविष्कार किए और खुद प्रयोग करके दिखाए कि देखिए हम जो सोच रहे हैं वो इस तरह से सोच रहे हैं, इस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अपने पद्धति का आविष्कार भी किए और उसका प्रयोग भी किए, और ऐसा प्रयोग करने के कारण वो सर्वथा मौलिक हो गए, सब लोग उसको प्रयोग भी कर पाने लगे। ये अपनी आँखों, तथ्यों का निरीक्षण और प्रमाणों की परीक्षा करते हैं। ये जब खुद प्रयोग कर रहे हैं तो हर तरह के हम आँख से देख रहे हैं,
हम अपने आँख का भी परीक्षण करेंगे कि आँख हमारा खुला हुआ तो है कि नहीं। आँख बंद करके हम कहेंगे कि आपको हम तो देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आप मोटे दिख रहे हैं, पतले दिख रहे हैं, या आप जो है हंस रहे हैं, रो रहे हैं, आप हम पर गोली चला रहे हैं, ऐसे मुद्रा में है, मारने की मुद्रा में है। तो आंख बंद करके अगर हम देखेंगे तो सही चीज़ तो नहीं दिखेगा। आंख पर हम पट्टी लगा लें, आंख पर हम काला चश्मा पहन लें तो गोरा तो नहीं दिखेगा कुछ भी चीज़। तो जो भी हमारे आँखों का पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारे आँख पहले सही हो, फिर वस्तु जिसको हम देख रहे हैं वो सही है कि नहीं है। मतलब क्या है कि आँखों का निरीक्षण, तथ्यों का निरीक्षण और प्रमाण, जिस प्रमाण पर के आधार पर हम परीक्षण करने वाले हैं, जिस नियम के आधार पर जिसको जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, वो सबका परीक्षण करते हैं, ये सबका परीक्षा करते हैं। बिना छानबीन के ये परंपरागत मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते। ये देकार्त कहते हैं कि जो सब मानते आए हैं, वर्षों से भले मानते आए हों, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम पहले एक बार परीक्षण करेंगे और हमको लगेगा कि ये उचित है, तभी उसको सत्य मानेंगे। बुद्धि आधिपत्य समस्याओं, वैयक्तिक बुद्धि के आधार पर जो समस्याएं हैं, यानी बौद्धिक समस्याएं, वैयक्तिक सूझ, हर व्यक्ति का अपना जो सूझबूझ है, उनका समाधान में मौलिकता और उनको समस्याओं को समाधान करने में जो हमारी अपने प्रेरणा मिलती है अंदर से, कैसे समाधान करने चाहिए, वो मौलिकता। व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति, हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअलिज्म के द्योतक हैं। देकार्त जो है इन सब को आत्मनिष्ठ मानने के कारण हर व्यक्ति को प्रमुखता देते हैं और कहते हैं कि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति ये सब काम करने के लिए है, तो इन सबको प्रमुखता देते हैं। देकार्त इस प्रवृत्ति के प्रथम उत्प्रेरक हैं और देकार्त ने ही इस प्रवृत्ति को स्वीकार किया, इसलिए प्रथम उत्प्रेरक इनको ही माना गया कि यही इस प्रवृत्ति को उछालने वाले हैं, चलाने वाले हैं। उत्प्रेरक का मतलब यहाँ पर होता है कैटलिस्ट, केमिस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है? वो उत्प्रेरण करता है, किसी क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। यह पद्धति आधुनिक जीवन और दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता है और ये आधुनिक युग में जो दर्शन की विशेषता है उसके रूप में, बड़ी विशेषता के रूप में ये स्वीकार किया गया है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने अपने विचारधारा को सामने लाता है। आत्मा और शरीर के द्वैत का इतिहास पुराना है। आगे बात हो रही है इनका क्या अध्ययन है, तो आत्मा अलग है और हमारा शरीर अलग है, ये दो अलग अलग चीज है। इस तरह का इतिहास जो है, द्वैत का इतिहास कि आत्मा अलग और शरीर अलग, ये दो अलग अलग चीज हैं, इन दोनों का द्वैत है। तो इनका जो इतिहास है पुराना है, परंतु इस द्वैत को पहली बार देकार्त ने बड़े ही स्पष्ट रूप में हमारे सामने रखा या रखने की कोशिश की। पहली बार उन्होंने कहा कि आत्मा के बारे में पढ़ना है तो आत्मविज्ञान पढ़िए, मनोविज्ञान पढ़िए, और जड़ विज्ञान, वस्तु के बारे में, शरीर के बारे में पढ़ना है तो वो जड़ विज्ञान के रूप में पढ़िए। तो ये पूरी तरह से डिफ्रेंशिएशन कर देना, आत्मा और जो चेतन सत्ता हुई और जड़ चेता जड़ जो सत्ता है उसका दोनों के बीच में अलग अलग, दोनों का अलग महत्व है, दोनों का अध्ययन एक ही पैरामीटर से नहीं कर सकते हैं। इस तरह की विचारधारा को लाने वाले देकार्त ही पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने ही आत्मविज्ञान और जड़ विज्ञान दोनों को अलग किया। फिर आत्मविज्ञान में फिर कई ब्रांच बने, जड़ विज्ञान में भी कई ब्रांच बने कि भाई नॉन लिविंग चीज को जो वस्तु पदार्थ है उसका अध्ययन करेंगे तो केमिस्ट्री में काट काट के करेंगे, फिजिकली उसका जो है क्या मूवमेंट है उसको देखने के लिए फिजिक्स में पढ़ेंगे, और लिविंग थिंग्स जो है उसका बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये सब जड़ विज्ञान है। उसी तरह से फिर आत्मविज्ञान को पढ़ने के लिए जो वर्चुअल होता है, इसमें कई सब्जेक्ट बन गए। तो कई सब्जेक्ट बने तो आप अभी हाल फिलहाल में कई ब्रांच देख ही रहे होंगे, तो सब आत्मविज्ञान से संबंधित है। देकार्त के जड़ विज्ञान से नई बातों का पता चला, कई नई बात का पता चला, और चूंकि साइंस उसी को पर आधारित अभी चल रहा है, जड़ विज्ञान पर का ही अध्ययन करने में लगा हुआ है।
इस दृष्टि से देकार्त जो है आधुनिक यंत्रवाद के पिता कहे जाते हैं। तो जड़ विज्ञान अलग करके उसका अलग से स्कोप बना देने का काम देकार्त ने किया। इसलिए इस यंत्रवाद, इस मशीनी युग, इस साइंस के युग में देकार्त को उनका भी पिता कहा जाता है। और कई बातें उसमें पता चला था। क्या क्या मुख्य रूप से है? वो कहते हैं कि सारा विश्व ही नहीं, पूरा दुनिया तो है, उसके साथ साथ वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु और मनुष्य मात्र, जो मनुष्य भी है, ये भी एक यंत्र की तरह है, एक मशीन की तरह ही है, ये देकार्त कहते हैं। और इस यंत्र का संचालन जो है, जितने भी जीव जंतु हैं सबका संचालन कौन करता है? तो प्राकृतिक नियमों द्वारा होता है। प्रकृति को माना और प्राकृतिक एक नियम है, उस नियम से संचालित हो रहे हैं, ये चल रहे हैं। हम कोई भी यंत्र अभी देखते हैं, हम चलाते हैं, तो हमको कौन चला रहा है? तो प्राकृतिक नियम चलाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। फिर कहा गया कि प्राकृतिक नियमों के द्वारा विश्व में विकास की परंपरा है। प्राकृतिक नियम स्थिर नहीं है, उसमें भी विकास की परंपरा है, उसमें भी नए नए स्कोप आते जा रहे हैं। जड़ पदार्थ कैसा होता है? तो मूलतः गतिहीन है और निष्क्रिय है। वो जड़ पदार्थ कहीं भी रख दिए तो वो ऐसा ही रहेगा हमेशा, वो गतिहीन, उसमें अपनी गति नहीं है, उसमें निष्क्रियता भरा हुआ है, वो कोई काम नहीं करेगा, सक्रिय नहीं रहेगा। इस तथ्य की व्याख्या देकार्त ने स्थिरता के नियम से की है। आप जो है देखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया वही कहता है कि जो जैसा है उसी स्थिति में रहता है। तो यहाँ पर जो है देकार्त कहते हैं स्थिरतावाद के नियम से कि जड़ पदार्थ जो है स्थिर रहता है। ईश्वर अपनी ओर से गति के जड़ तत्व पदार्थ में जोड़ देते हैं और उसको गति कराते हैं, उसका खुद अपना गति नहीं होता है। इसी कारण से जड़ पदार्थ में गति के कारण कुछ घटता बढ़ता नहीं है। तो ऐसा ये कहते हैं। फिर कहते हैं कि गति की मात्रा में अगर ह्रास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो वो बाहरी तत्व से ईश्वर के द्वारा दिया गया है, वो उस वस्तु में कुछ नहीं हो रहा है, वो तो निष्क्रिय ही पड़ा हुआ है। तो पूरा गति का मात्रा जो है वो उसमें चेंज नहीं होता है, ना कमी होता है ना बढ़ता है। देकार्त का जो यह सिद्धांत है, इन्हें शक्ति की अक्षयता का सिद्धांत का प्रेरक बना देते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको, भौतिक शास्त्र में, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्व है, पूरी दुनिया में जितनी एनर्जी है वो स्थिर है, वो घटता बढ़ता नहीं है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपों में परिवर्तन होता है। आइंस्टीन ने इसी आधार पर, इसी सिद्धांत को ध्यान रखते हुए सूत्र दिया E=mc²। E मतलब एनर्जी, m हो गया मास, c तो लाइट का वेग है, प्रकाश का वेग है, वो तो कांस्टेंट है। तो कहा गया कि E=mc²। तो मतलब क्या हुआ कि कोई मास है, वो जड़ पदार्थ है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी जड़ में कन्वर्ट हो जाता है, टोटल जो वैल्यू है वो कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। पूरे दुनिया का जो एनर्जी है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, वो एनर्जी कंजर्व है, सुरक्षित है, वो घटता बढ़ता नहीं। आपस में घट बढ़ सकता है। हमारे पास 500 रुपये हैं, तो 500 रुपये को हम 4 जगह रख सकते हैं, इस एक ही पॉकेट में डाल कर रख सकते हैं, उसको अलग अलग करके 4 जगह 5 जगह करके रख सकते हैं। तो लेकिन पूरा का पूरा पैसा हमको कितना है? 500 रुपया ही रहेगा। हम चाहे उसको एक जगह रखें कि 10 जगह बांट कर रख दें, पूरा का पूरा पैसा हमारे पास जो है वो 500 रुपया ही रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है। इसी को हिंदी में कहते हैं शक्ति की अक्षयता का सिद्धांत या संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसका प्रेरणा देकार्त से ही मिलता है। अपने नेत्र विज्ञान में आगे देखते हैं कि नेत्र विज्ञान पर इन्होंने चर्चा की है कि किरणों की वक्रता के नियम, फिजिक्स में ही पढ़ते हैं इसको, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिजिक्स में 2 तरह के प्रकाश वेग में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में 2 अंतर है। रिफ्रैक्शन क्या है कि लाइट वेव आ रहा है, एक मीडियम में जब जाता है तो घुसता है, लेकिन हल्का सा डाइवर्ट होता है मीडियम के डेंसिटी के आधार पर।
और रिफ्लेक्शन क्या है कि आया और रिटर्न हो गया। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात कर रही है, अपवर्तन की बात, परावर्तन की बात नहीं हो रही है। तो ये कहा गया यहाँ पर कि अलग से होता है ऐसा, प्रकाश ऐसे आती है और ऐसे चलती है, हल्का सा डाइवर्ट होकर के, ये भी देकार्त ने ही कहा था। इसी को कहा गया, उन्होंने कहे कि नेत्र विज्ञान में कि किरण जो होती है वक्रता के नियम के आधार पर चलती है, और इनका स्वतंत्र रूप से खोज का श्रेय देकार्त को ही जाता है। ये कहते हैं कि पहली बार इन्होंने ही बताया कि किरणें जो होती हैं वो लहर की तरह लहराती है, ऊपर नीचे करके चलती है। देकार्त को दर्शन के इतिहासकारों ने एक व्यवस्थित दर्शन के निर्माता के रूप में चित्रण किया है। वेस्टर्न फिलॉसफर में देकार्त का शुरुआती लेवल बहुत ही इनका महत्वपूर्ण योगदान है, और अभी जो वेस्टर्न फिलॉसफी का रूप है उसका जो बिल्डिंग अभी कई मंजिला इमारत है, इसको खड़ा करने में जिस आधार का, जिस पिलर का, जिस बेसमेंट का प्रयोग किया गया है, वो बनाने में देकार्त का ही महत्वपूर्ण योगदान है। देकार्त ने ही वो बिल्डिंग खड़ा करने में अपनी शुरुआत और महती भूमिका निभाई है। तो इतिहासकार ने भी जो है व्यवस्थित दर्शन के रूप में इनको माना कि इन्होंने ही व्यवस्थित किया है। दर्शन को यथार्थवादी विज्ञान के रूप में देखने की प्रवृत्ति के कारण देकार्त को फ्रेंच यथार्थवाद के पिता कहे जाते हैं। फ्रांस के थे, तो फ्रेंच यथार्थवाद के पिता भी देकार्त को कहे जाते हैं कि फ्रांस के ये यथार्थवाद के पिता हैं। यथार्थ रूप में इन्होंने व्यवस्थित दर्शन के रूप को सामने रखा। अब आगे बात आती है थोड़ा सा और कि और क्या योगदान है। योगदान तो बहुत है, किसी को ऐसे कुछ शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एक शब्द और भी है कि देकार्त के समय में जो फ्रेंच भाषा थी बड़ी कृत्रिम भाषा थी, नई नई भाषा हुई होगी, तो बहुत लोग बनावटी तरीका का ये भाषा था और आम भाषा के रूप में प्रचलित नहीं था, आराम से लोग समझ नहीं पाते थे। तो इन्होंने ही उसे पहली बार इस फ्रेंच भाषा को स्वाभाविक, प्रवाहपूर्ण और सरल बनाया। तो ये लिंग्विस्टिक के रूप में, भाषाविद के रूप में भी इन्होंने काम किया और फ्रेंच भाषा को इन्होंने बहुत ही पॉपुलर कर दिया। ऐसे आम भाषा में लोग समझ पाने में सक्षम होने लगे कि इन्होंने ऐसा शब्द की व्याख्या की, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए। किसी भी पद या शब्द का अर्थ जो है निश्चित, स्पष्ट और नपात तुला हुआ करने के का श्रेय इन्हें जाता है कि एक पद का, इस शब्द का यही अर्थ है, ये निश्चित अर्थ है। ग्लास का मतलब सिर्फ ये ग्लास ही है और कुछ नहीं। तो इस तरह से एक शब्द का एक मीनिंग, खास मीनिंग हो, ऐसा इन्होंने फ्रेंच में मेहनत किया और इस कारण से इन्होंने पॉपुलर किया इसको। नपातुला स्पष्ट अर्थ उसका देने का काम इन्होंने ही किया है। यही नहीं, ये पद या शब्द के प्रथम विश्लेषक भी हैं। पद का विश्लेषण करने वाले प्रथम विश्लेषक यही हैं। कुछ लोगों ने तो इन्हें भाषा विश्लेषक विज्ञान का मूल प्रेरक कहा है और इसी कारण से भाषा विश्लेषक विज्ञान जो है उसका मूल प्रेरक, मूल प्रेरणा देने वाले देकार्त को ही माना जाता है। लिंग्विस्टिक एनालिसिस का प्रेरक, इनको उत्प्रेरक माना जाता है। इनके विचार इतने स्पष्ट और अभिव्यक्ति इतनी वैज्ञानिक है कि साधारण पाठक भी, साधारण जो आम लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी उसका रसास्वादन कर सकता है, उसको समझ सकता है, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ सकता है। फ्रेंच भाषा को देकार्त ने ही इस योग्य बना दिया। देकार्त ने ही फ्रेंच भाषा को इतना मेहनत करके योग्य बनाया, इस योग्य बनाया कि उसमें गूढ़ से गूढ़ दार्शनिक और वैज्ञानिक तथ्यों की अभिव्यक्ति संभव हो सके। कोई भाषा में कई डीप बात अगर छिपा हुआ है, उसका अर्थ छिपा हुआ है, तो भाषा भी जरूर ही घनी सघन हो जाती है। डीप अर्थ वाले, गूढ़ अर्थ वाले और अच्छा मानी जाती है। संक्षेप में देकार्त की महान देन आधुनिक फ्रेंच भाषा है। आज का जो फ्रेंच भाषा है उसका देन देकार्त को जाता है। इन उपलब्धियों और विशेषताओं के आधार पर ही देकार्त को आधुनिक दर्शन का
पिता भी कहा जाता है। ओवरऑल जो है दर्शन का पिता यानी मॉडर्न फिलॉसफी का जो फादर है उसको डेकार्त को ही माना जाता है। इस तरह से डेकार्त का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। सो आप सबने इस तरह डेकार्त के मुख्य योगदान को, उनके देन को समझने का प्रयास किया। हमने समझने का प्रयास किया इसका, जो भी टूटी फूटी भाषा में इसका प्रयोग विश्लेषण करने का हमने छोटा मोटा प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन के रूप में सामने आए और आप इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़ सकें। तो ये सब चीज़ आप समझें, हम समझें, समाज में लोगों के बीच इसको फैलाएं कि बुद्धि का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हम आत्मनिष्ठवादी होकर के खुद को अनुभव में रख करके तब फिर दुनिया का अनुभव करें तो कितना बीच में सबके बीच में प्रेम सौहार्द की भावना बनेगी, मानवता का विकास होगा। ये सब आवश्यक है। पहले हम जब खुद को समझेंगे तभी हम अन्य लोगों को भी समझ सकेंगे। सो आप सबका हमारी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।